जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, कल अपनी साइंस की क्लास लाइव चल रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास पूरी नहीं हो पाई। आज उस क्लास को पूरी करेंगे अपन, पूरे एक साथ पूरा करेंगे। चाहे वो केमिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो। फिजिक्स का अपने एक ही चैप्टर है मेरे भाइयों। कौन सा चैप्टर है? एक ही चैप्टर रखा गया है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। वो अपन ने पिछली क्लास में कर चुके हैं मेरे भाई। मानव रोग अभी नहीं हुआ है अपना, मानव तंत्र पूरा हो चुका है। दो टॉपिक और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अपना चल रहा था, उसके बीच में ही क्लास डिस्टर्ब हो गई। तो भौतिक और रासायनिक अपन वापस शुरू करेंगे साथियों, देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करने वाले मेरे भाई। साथियों यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन वगैरह की बात करें, धातु अधातु अपन आज पढ़ने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन आज पढ़ेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन आज पढ़ेंगे, मानव रोग पढ़ेंगे और आनुवांशिकी पढ़ेंगे। टोटल कितने टॉपिक है मेरे भाई आपके? 7 टॉपिक है सिलेबस में। प्रकाश का परावर्तन 1, धातु अधातु 2, भौतिक रासायनिक परिवर्तन 3, अपशिष्ट प्रबंधन 4, मानव रोग 5, मानव तंत्र 5 6 और आनुवांशिकी 7। 7 में से अपने 2 टॉपिक हो चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और मानव तंत्र हो चुका है मेरे भाई। उसमें से अब अपन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, पहले सबसे पहले देखने वाले हैं केमिस्ट्री का। देखिएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। साथियों इसमें सीधा सा भौतिक का मतलब होता है जो बदल के वापस आ सके, जो बदल के वापस आ सके, और जो बदल गया वो रासायनिक है, वापस नहीं आएगा। जैसे कि पानी से आपने बर्फ बना दिया, लेकिन क्या बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। अगर बन जा रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन अगर दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो अगर नहीं बना सकते तो वो क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। और अगर आप बना सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे जल से बर्फ, बर्फ से जल। ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यानी इस प्रकार से चलेगी और इस प्रकार से भी चलेगी। जबकि ये स्थायी परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ बन जाता, पर एक बार बन गया तो स्थायी है, और ये क्या है? अस्थायी है। ये अनुत्क्रमणीय मतलब सीधी इस तरफ ही जाएगी, जैसे कोयले का जलना, सीएनजी, लकड़ी, कागज का जलना, ये सब क्या है? आपके रासायनिक है। उद्रपातन की बात करें, ठोस से सीधा सीधा किसमें बदलता है? गैस में बदलता है। द्रव अवस्था आती ही नहीं है। ठोस सीधा किसमें बदलता है? गैसीय अवस्था में बदलता है, आपके द्रव अवस्था आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार की घटना को उद्रपातन कहते हैं। उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में इसके, तो उद्रपातन के उदाहरण है नौसादर हो गया, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया। ये इसके क्या है? प्रमुख उदाहरण है मेरे भाई। बल्ब का जलना, बल्ब को जलाया बंद करा, जलाया बंद करा, तो ये भौतिक है। सोना, लोहा, मोम को पिघलाना, ध्यान रखना साथियों, मोम का पिघलना भौतिक है, जबकि जलना क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। लेकिन कई किताबों में यह प्रश्न विवादास्पद भी है कि कई किताबों में, अच्छी अच्छी किताबों में इसको भौतिक परिवर्तन भी कहा गया है, और कई किताबों में इसको रासायनिक परिवर्तन भी कहा गया है। स्प्रिंग की अस्थायी आकृति में बदलाव, जैसे ये स्प्रिंग है, इस प्रकार से मैंने खींच ली तो इस प्रकार से बन गई, लेकिन जैसे मैंने वापस छोड़ा है तो ये इसी प्रकार से बन गई। तो ये स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, बदलाव करा आपने, लेकिन जैसे ही आपने उसको वापस छोड़ा वो पुनः अवस्था में चलेगी। यानी ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल की अवस्था में परिवर्तन, जल से बर्फ बनी, बर्फ से भाप बनी, भाप से बर्फ बनी, बर्फ से वापस जल बनी। ये इस प्रकार की घटना क्या है? भौतिक है। दूध से दही बन गया एक बार, तो साथियों वो क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन। और दूध से दही किस आपके बैक्टीरिया से बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये बनता है। फलों का पकना, फल कौन सी गैस से पकते हैं? एथिलीन गैस से बनते हैं। अगर फल पक गए तो क्या वो वापस कच्चे हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? श्वसन क्रिया, साथियों श्वास लेते समय जो अपन श्वसन क्रिया करते हैं वापस चेंज नहीं होती है। फटाकों का विस्फोट होना, एक बार अगर फटाके फट गए तो क्या वापस से वो फटाके बन सकते हैं? नहीं बन सकते मेरे भाई। कटे सेव का रंग भूरा होना किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से, बहुत बार पूछा गया है। एक बार सेव काट दिया, कुछ समय बाद में वो भूरे कलर की हो जाती है, तो वो किसकी कमी से? आयरन की कमी की वजह से होती है। तो ये क्या भूरे रंग के होने के बाद क्या वापस पहले जैसी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी साथियों। खाद बन गया तो क्या खाद से वापस फल वगैरह बन सकते? नहीं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण, साथियों लोहे को जंग से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। इस घटना को कहते हैं यशद लेपीकरण। रासायनिक और भौतिक का कोई सवाल आता है मेरे भाई तो यहां से अलावा नहीं जाएगा, ध्यान रखना साथियों। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। सिर्फ एक पेज की पीपीटी है, एक पेज की स्लाइड है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी साथियों। अगली बात करें धातु और धातु की, देखिएगा मैंने पहले से पूरी व्यवस्था करके रखी है आपके लिए कि टाइम ज्यादा ना लगे साथियों। धातु, धातु को याद रखना, आप जब भी पढ़ो धातु, धातु से आपको सीधा से याद रखना साथियों। क्या पढ़ोगे आप? धातु। तो धातु से सीधा से याद रखना आपको लोहा। धातु से क्या याद रखना? लोहा। और लकड़ी, अधातु से याद रखना लकड़ी। अब लकड़ी के जो गुण है वो यहाँ पर लिख दो, और जो धातु के गुण है वो यहाँ लिख दो। क्या लकड़ी ध्वनि करती है क्या? या फिर आपके लोहा ध्वनि करता है? इसमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। और इसको कहते हैं सोनोरस। क्या कहा जाता है साथियों? सोनोरस।
ध्वनि जो उत्पन्न करती है ना उसको कहते हैं सोनोरस कहते हैं। कठोरता, कठोर कौन है? लोहा है, लकड़ी इतनी कठोर नहीं है साथियों इसके बजाय। आघात वर्धनीयता, चोट मारने पर, आघात यानी चोट मारी तो वर्दी होती है, आघात होने पर, चोट मारने पर वर्दी किसमें होती है? क्या लकड़ी में वर्दी होगी या लोहे में वर्दी होगी? अरे साथियों लोहे में वर्दी होगी तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और यहाँ नहीं पाया जाता। इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब हो गया टुकड़े टुकड़े होना, एक जगह चोट मारी टुकड़े टुकड़े होना, भंगुरता का गुण आपके अधातु में पाया जाता है। तन्यता, तन्यता का मतलब हो गया खींच के लंबा करना, तो इसमें पाया जाता है। लोहे को खींच के लंबा कर सकते हैं, लकड़ी को नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक सवाल है कि साथियों सोने का 1 ग्राम तार को, 1 ग्राम सोना है आपके पास, तो उसको खींच के लंबा करना है तो कितने किलोमीटर तक आप उसका तार बना सकते हैं? 1 ग्राम सोने से आप कितने किलोमीटर तार बना सकते हैं ये बताना है आपको, कमेंट में जवाब देना। मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको। ए ऑप्शन रख लो आप 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन रख लो आप 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन रख लो आप 3 किलोमीटर। सर किलोमीटर में तोड़ने जाएगा तो डी ऑप्शन रख लो आप 500 ग्राम, 500 मीटर का। 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन का जवाब देना है साथियों। 1 ग्राम सोने को खींचकर आप कितने किलोमीटर या मीटर में इसको तार को खींचकर बना सकते हो, ये इसका आपको राइट आंसर बताना है। गलनांक, धातु बहुत जल्दी गलेगी या अधातु जल्दी गलेगी? साथियों लकड़ी को रखो और एक लोहे को रखो, गलेगा कौन जल्दी? जल्दी लकड़ी गलेगी साथियों। अधातु के अंदर टंगस्टन सबसे कठोर है, टंगस्टन, जिसका गलनांक लगभग 3380 केल्विन के लगभग है, 3380 केल्विन के लगभग है साथियों। विद्युत, लोहे में करंट आता है या अधातु में करंट आता है? लोहे में आता है, जबकि इसमें नहीं आता है। लेकिन एक अधातु ऐसी है जिसके अंदर करंट आता है साथियों। एक अधातु कौन सी है? आपकी ये अपने जो पेंसिल में आती है, कौन सी आती है? हीरा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसी अधातु है साथियों जिसके अंदर क्या हो सकता है? करंट आ जाता है। ये अधातु होते हुए भी विद्युत के क्या है? सुचालक है। जबकि आपके विद्युत की सुचालक धातु होनी चाहिए, अधातु नहीं होती है। लेकिन अधातु में भी एक अधातु ऐसी है जो क्या है? विद्युत की सुचालक है। ऊष्मा, ऊष्मा के प्रति ये चालक रहेगा और ये नहीं रहेगा साथियों। अब साथियों यहां पर बात करें इसके अपवादों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ अपवाद भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हाथ पर रखने पर गल जाते हैं, हाथ पर रखने पर गल जाते हैं। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो हाथ पर रखने पर गल जाएगी साथियों? सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम ऐसे धातुएं हैं जो आपके हाथ पर रखने पर क्या हो जाएगी? गल जाएगी साथियों। धातु की बात करें, अपन ने कहा कि धातु कठोर होती है, लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आ जाती है। कौन सी? पारा धातु। कौन सी हो जाएगी? पारा। तो साथियों आप इसके अपवाद पूछे जाते हैं, साथियों ध्यान रखना, अपवादों का सवाल बहुत पूछा जाता है, तो अपवादों के भी खास तौर पर ध्यान रखना है मेरे भाई। अब बात करें आयोडीन, आयोडीन क्या होता है साथियों? ध्वनि चमकती है जबकि अधातु नहीं चमकती है। धातु चमकती है, अधातु नहीं चमकती है। लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? आयोडीन, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है साथियों। आपने देखा होगा नमक के मैदान चमकते हैं, चमकीली होती है। अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीली होती है आयोडीन। ये इसके मोस्ट सवाल है साथियों, इसमें से बनते हैं काफी सारे सवाल। अब इसके अलावा बात करें अपन और कौन कौन से अपवाद साथियों खास तौर पे ध्यान रखना। विद्युत की चालकता, आघात वर्धनीयता, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन है? सोना है। विद्युत के इलेक्ट्रॉन तारों में पीवीसी, पॉलीविनाइल को लघुपतन से बचाने के लिए होता है। अपवाद, आयोडीन आय धातु होते हुए भी चमकीली होती है। कार्बन अपरूप, हीरा प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर तत्व है। कठोर तत्व हीरा क्या है साथियों? सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व है प्रकृति में अभी तक ज्ञात धातुओं में। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक बता दी। ब्रोमीन अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है धातुओं साथियों अधातु है और ये किस अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। ये इसके प्रमुख थे साथियों। अब इसके अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं अपन। देखिएगा साथियों धातु अधातु के खास तौर पे इसके भौतिक गुण तो अपन ने पढ़ लिए हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। मरकरी एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अभी अपन ने बात कर ली है इसकी भी कि मरकरी क्या है? अधातु होते हुए भी क्या है साथियों? धातु होते हुए भी तरल अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। पारा, जो पारा मरकरी एक ही चीज है साथियों। पारा कह सकते हो इसको, इसी को आप मरकरी कह सकते हो और इसी को आप Hg कह सकते हो। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, जैसे मैंने टंगस्टन की भी बात करी थी 3300 डिग्री सेल्सियस है साथियों। वहां शायद मैंने केल्विन बताया 3380 डिग्री सेल्सियस।
बल्ब का तंतु का निर्माण करने के लिए होता है। गैलियम और सीजियम गलनांक कम होने के कारण हथेली पर पिघल जाती है। अभी अपन ने बात करी थी जस्ट पिछले पेज पे कि गैलियम में गल जाएगी, हथेली पर रखते गल जाएगी। कौन गलेगी? गैलियम गलेगी। गैलियम साथ में लेके किसको गलेगी? सीजियम को लेकर के गलेगी। सबसे भारी धातु कौन सी? ओस्मियम और इरिडियम है साथियों। तन्यता, अब ये देखिएगा साथियों, सवाल आ ही गया है, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने को खींच करके कितने किलोमीटर लंबा तार? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है मेरे भाई। धातुओं को पीट कर चादर बनाना ही आघात वर्णनीयता, विद्युत की चालकता, धातु मुक्त, ये सब अपन ने पिछले पेज पे कर लिया। अगले इस पे चलते हैं साथियों। सोनोरस ध्वनिकता का हो गया। ध्वनिकता मतलब जो आवाज करती है, सोनोरस। आयोडीन अधातु होते हुए चमकीली होती है। कार्बन अपरूप हीरा, ये भी पढ़ लिया अपन, ये भी पढ़ लिया। धातुओं के दहन देखो साथियों, धातुओं का दहन, दहन के बारे में बात करें अपन। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना साथियों। अगर मैं बात करूं धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनेगा? जैसे कि Fe है, उसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा तो क्या बनेगा? FeO, फेरस ऑक्साइड बनेगा। यानी धातुओं को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो वो धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। सीधा से याद रखना, धातु की जब जल से क्रिया करवाते हैं तो H2 का निर्माण होता है। जैसे धातु है उसकी मैं क्रिया करवाता हूं जल से, H2O से, धातु की जल से अभिक्रिया, जैसे Fe+H2O है साथियों, तो गैस कौन सी निर्मित होगी? FeO तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H2 गैस बन जाएगी। H2 गैस बनेगी, लेकिन बनेगा क्या साथ में? वही फेरस ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बन जाएगा साथियों, सीधा सा है। अगले पेज के ऊपर चले अपन। धातु है, धातु के अगले पेज पे साथियों देखो, धातु के अम्लों के साथ क्रिया करवाने पर क्या बनता है? धातु की अगर मैं अम्ल के साथ क्रिया करवाता हूं तो अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, वो सवाल पूछा जाता है। तो H2 गैस का निर्माण होता है साथियों। एनोडीकरण एल्यूमिनियम के साथ, यहाँ पर देखो, कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाना एल्यूमिनियम का एनोडीकरण कहलाता है। साथियों यहाँ से इतने सवाल नहीं बनेंगे। एक्वारेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजियम क्या होता है? ताजा बना हुआ विलयन जिसमें सांद्र, जिसमें HCl की मात्रा होती है साथियों, HCl और HNO3। अब किस अनुपात में रहेंगे सर, ये कैसे पता चलता है? कई बार कंफ्यूजन हो। इसके साथ 3 जुड़ा हुआ है तो इसका 1 होगा, इसके साथ 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 ही, इसके साथ 3 होगा तो इसकी 3 मात्रा होगी, इसकी 1 मात्रा होगी, दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो वो कहलाता है आपके एक्वारेजियम कहलाता है। एक्वारेजियम क्या करता है? सोने चांदी को पिघलाने का कार्य करता है, उसके कुछ अंश अपने अंदर समाहित कर लेता है। अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रसायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु, और जो त्यागते हैं वो क्या? धातु है साथियों। धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? धातुओं का निष्कर्षण साथियों 3 मेन है। एक तो भर्जन विधि, निस्तापन विधि और थर्मेट अभिक्रिया। साथियों थर्मेट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोहे की धातु से ऊष्मक्षेपी क्रियाओं द्वारा धातु गलित अवस्था से प्राप्त है, जिसका उपयोग रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, 2 रेलवे ट्रैक है साथियों, ध्यान देना। रेलवे ट्रैक हो गया, ये रेलवे ट्रैक हो गया इस प्रकार से। यहां से ब्रेक हो गया रेलवे ट्रैक, जैसे कि यहां से रेलवे ट्रैक ब्रेक है और यहां से रेलवे ट्रैक ब्रेक है, 2 जगह से रेलवे ट्रैक क्या हो गया? ब्रेक। अब इस जगह पे क्या होगा? एल्यूमिनियम का पेस्ट लगाया जाता है। एल्यूमिनियम का पेस्ट लगाया जाता है। अब यहाँ बेल्डिंग तो हो नहीं सकती जगह जगह पे, तो एल्यूमिनियम का पेस्ट लगाया जाता है। एल्यूमिनियम धातु का पेस्ट लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है साथियों, ये दोनों लोहे की वस्तु है। लोहे की जो रोड है, आपके गार्डर वगैरह जो चाहिए, वो कहते हैं ना, उनको पहिए वगैरह जो चलते हैं उसके ऊपर, वो आपस में जुड़ जाती है और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपके थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है। आतिशबाजी का हरा रंग बोरियम के कारण लाल रंग होता है। कैंसर उपचार में धातु कोबाल्ट साथियों इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी यहाँ लिखे हुए ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कैंसर उपचार में धातु कोबाल्ट को काम में लिया जाता है। सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। परमाणु बिजली घर में क्या होता है साथियों? थोरियम होता है। पादप पत्तियों में हरा रंग होता है, मैग्नीशियम की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन में धातु क्या होती है? Fe2 होता है। अमलगम में किसकी मात्रा होती है? Hg की मिश्र धातु होती है। सवाल पूछा जाता है अमलगम में कौन कौन सी धातुएं होती है? सबसे मेन धातु कौन है अमलगम के अंदर? पारा, Hg सबसे मेन है साथियों। इसके अलावा बात करें अपन, नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, अपशिष्ट प्रबंधन। साथियों अपशिष्ट प्रबंधन मात्र और मात्र 2 पेज का कुछ एक लाइनें हैं, गिनती की 4-5 लाइनें हैं और एक सवाल यहां से पढ़ सकता है साथियों, ध्यान रखना आप, एक सवाल आराम से यहां से हो सकता है साथियों। तो अपशिष्ट प्रबंधन की बात करूं मैं साथियों, किसको कहते हैं? वह पदार्थ जो हमारे किसी काम का नहीं है उसको कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। हमारे किसी काम का नहीं है, जैसे घर में निकला हुआ अपने कूड़ा करकट किसी काम का नहीं है। अब कूड़ा करकट अलग अलग प्रकार का होता है साथियों, एक तो गीला कचरा और एक सूखा कचरा। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने नियम भी बना दिया कि दुकानों पे, हर दुकान पे और हर मॉल के बाहर 2 प्रकार के वो रहेंगे डब्बे, एक में नीला, एक में आपके हरे कलर का, 2 रहेंगे। हॉस्पिटल वगैरह में लाल भी रहता है, ब्लैक भी रहता है साथियों, अलग अलग रहता है।
3R सिद्धांत का याद रखना। 3R सिद्धांत क्या होता है? रेड्यूस, आर का मतलब होता है रेड्यूस, दूसरे आर का मतलब होता है रीयूज, तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल। पहले रिड्यूस का मतलब है इसका उपयोग ही कम करने लग जाओ। बाजार जा रहे हो तो प्लास्टिक की थैली लो मत वहां से, पहले घर से ही थैला लेकर के जाओ, घर से ही थैला लेकर के जाओ, उपयोग ही कम कर दो प्लास्टिक की चीजों का। दूसरा है रीयूज, पुनः काम में लेना। अगर आपने एक थैली ले भी ली बाजार से तो उसी थैली में कोशिश करो कि 4 थैलियों के बजाय एक ही थैली में काम हो जाए, पुनः उसी को काम में लो। तीसरा है पुराने से नया बनाना। अगर आपने क्या करा कि सब थैलियां तो बहुत सारी ले ली लेकिन एक फटी वगैरह है, तो पुराने वाले जो चीजें हैं आपके पास उसी से आप नई बनाने की कोशिश करो, नई थैली बाजार से नहीं लो। तो ये क्या है? आपके 3R है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल साथियों। अगले स्लाइड की तरफ चले अपन साथियों। कंपोस्ट किसे कहते हैं और एक वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं साथियों? कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब हो गया अपने घर पे जो रहता है ना, फल हो गया, सब्जी होगी, इनसे बनने वाली खाद, इनसे बनने वाली खाद, इनसे बनने वाली खाद ही क्या है? आपके कंपोस्ट है मेरे भाई। वर्मी कंपोस्ट क्या हो गया? ये जो सब कुछ है इनसे क्या बनती है? केंचुए से बनती है, केंचुए, केंचुओं से बनने वाली खाद। वर्मी कंपोस्ट बहुत चल रही है आज के समय, बहुत ही मतलब कहते हैं ना बिजनेस का एक आइडिया भी है कि केंचुए से खाद बनाते हैं और ये इस खाद से फसल भी अच्छी होती है। तो केंचुए से अगर वो खाद बन रही है तो वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब कुल मिला के खाद है, अगर वो केंचुए से बन रही है तो उसको कहेंगे आपके वर्मी कंपोस्ट कह देंगे साथियों। अगला देखो, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय साथियों। जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं और अजैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं साथियों? साथियों ध्यान रखना, जैव यानी जीव जंतु और अजैव मतलब जीव जंतु नहीं, जिनको अगर जैसे कि मैं जो जमीन में सड़ गल जाती है, जैसे कि सब्जी का छिलका अगर आपने जमीन पर रख दिया तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में अपने आप जमीन में सड़ गल जाएगा और जमीन में समाहित हो जाएगा, जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अजैव निम्नीकरण क्या होता है? जमीन के अंदर नहीं सड़ेगा गलेगा, सड़ेगा गलेगा नहीं मेरे भाई, जमीन में बहुत दिनों तक ये रहेगा, लंबे समय तक उपस्थित रहेगा। इसीलिए तो इसको क्या कहा गया? ये जैव नहीं, ये अजैव है। जीव के अलावा जो जीव का विपरीत है, ये जीव जंतुओं को, जमीन को, पर्यावरण को क्या करता है? प्रदूषित करने का कार्य करता है साथियों। क्या करता है? प्रदूषित करने का प्रमुख कार्य ये करता है साथियों। जैव क्या है? पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है, जबकि अजैव क्या है? पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं है साथियों। अगली बात करें साथियों, इसके अलावा इनका अपघटन जैविक प्रक्रम द्वारा होता है। इससे प्रदूषण होता है कि नहीं होता? किससे प्रदूषण होगा? अब इससे जमीन में सड़ेंगे गलेंगे नहीं तो इससे प्रदूषण होता है साथियों। क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें अपन, उदाहरण पूछा गया कि कौन सा पॉलिथीन, इसमें पॉलिथीन सबसे बेस्ट उदाहरण है, पॉलिथीन। और इसमें सब्जी के छिलके मान लो, सब्जी के हो गए छिलके, फलों के छिलके, केला खाया आपने, केला खाया, केला खा के फेंक दिया तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा जमीन को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में अपने आप जमीन के अंदर समाहित हो जाएगा। अगले की तरफ चले साथियों। अब देखिए आनुवांशिकी मेरे भाई, आनुवांशिकी बहुत मोस्ट है, अलग से टॉपिक है साथियों आनुवांशिकी, और साथ में दे रखा शब्दावली, तो साथियों इसको भी गौर से पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों एवं उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? सजीवों की लक्षण और उसकी विभिन्नता, कि जीव जंतुओं के बीच में जो लक्षण है ना कि यार ये ऐसा जीव है, ये ऐसा है, इस जीव में लक्षण ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसके अंदर पूंछ है, इसके अंदर पूंछ नहीं है, तो ये विभिन्नता और लक्षणों की जांच करना है, क्या कहलाएगा साथियों? आनुवांशिकी। जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? बेटसन को कहा जाता है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। अगर पूछे जनक कौन आनुवांशिकी के, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक का पूछ ले तो बेटसन है मेरे भाई। जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन से हुई है। जीन का अर्थ होता है, जीन का अर्थ क्या होगा साथियों? जीन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपने कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन होते हैं, जीन ही आपके डिसाइड करते हैं आपके बाल ब्लैक होंगे या फिर ब्राउन होंगे घर वालों की तरह, आपकी आंखें रेड होगी, आपकी आंखें ब्लू होगी, आपकी आंखें ब्राउन होगी, या अपनी पीढ़ी के ऊपर जाएगी, ये सब डिसाइड कौन करता है? जीन करता है साथियों। कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने करा है? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए की खोज वाटसन में क्रिक ने करी है। गुणसूत्र की खोज स्टर्सबर्ग ने करी है। मेंडल का जन्म 1822 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इन्होंने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग करा है। इंग्लिश में पाइसम सेटाइवम कहा जाता है इसको, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं साथियों कि मेंडल ने कौन से पादप के ऊपर खोज करी? पाइसम सेटाइवम नाम है। गुणसूत्र कितने थे उसके अंदर? 14 थे।
तीन नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम, तीन नियम दिए हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में 1865 में ब्रून सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया और 1866 में पादप संस्करण का प्रयोग शीर्षक से ये प्रकाशित हुए। अब यहाँ पे देखो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज भी हुई है, कोई सवाल नहीं बनने वाला यहाँ से, लेकिन है थोड़ा मोस्ट कि कोई किस किसने खोज करी। अभी तक ऐसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछे हुए साथियों। ऑस्ट्रिया के अंदर इनकी खोज करी गई थी एरिन वोक शेरमैक ने, जर्मनी के अंदर खोज करी है कार्ल कोरेंसन ने, हॉलैंड के अंदर खोज करी है ह्यूगो डी ब्रिज ने, उत्परिवर्तन की खोज के याद रखना ह्यूगो डी ब्रिज ने, कि एक समान जनक से उत्पन्न संतानों में जीन विनिमय के कारण विभिन्नता होती है। साथियों एक संतान है, माता पिता से दो संतानें हुई, एक लड़का और दूसरा भी अगर लड़का मानूं मैं, तो एक लड़के के जो गुण हैं बिल्कुल विपरीत, एक बहुत बदमाश है और एक बहुत सियाना सीधा भी कह सकते हैं। तो साथियों इनके गुणसूत्र एक ही है, लेकिन इनमें संतानों में क्या होगी, जीन विनिमय के कारण क्या है, विभिन्नता है। गुणसूत्रों का आदान प्रदान होते समय इनमें क्या हुई, विभिन्नता हुई। मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण, एक समय में केवल एक ही पादप का रखा और एक ही लक्षण रखा। इन्होंने जो पादप का चयन करा वो बहुत सावधानी पूर्वक करा और जितने भी आंकड़े थे सबका सांख्यिकी विश्लेषण करा। सांख्यिकी का मतलब क्या हो गया, आंकड़े बना बना के इन्होंने पूरी की पूरी मेहनत करी है साथियों। मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना, क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होता है, मटर द्विलिंगी होता है, मटर में स्व परागकण और पर परागकण आसानी से होते हैं, मटर पादप में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब ये 7 जोड़ी कौन कौन से, सबसे पहला पादप की ऊंचाई, एक लंबा होता है एक बौना होता है पादप। प्रभावी का मतलब हो गया जो उसमें प्रभाव दिखाते हैं, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, जो अपने पादप के लिए नुकसानदायी होते हैं, वो अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग अगर बैंगनी है तो वो अच्छा है, और अगर पुष्प सफेद रंग का है तो वो सही नहीं है। पुष्प अगर बीचों बीच एक अक्षस्थ यानी बीचों बीच है तो सही है, और वो आगे वाले भाग पे है तो वो सही नहीं है। फली का रंग हरा है तो अच्छी फली है, फली अगर पीली हो गई तो साथियों वो खराब है। फली का परिपक्व, फली अगर फूली हुई है तो अच्छी है, मुरझी हुई है तो खराब है। बीज का अगर बीज गोलाकार है तो अच्छा है, झुर्रीदार है तो गलत है। बीज का रंग पीला है तो सही है, और बीज अगर हरे रंग का है तो वो सही नहीं है साथियों। ये इसके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों का याद रखना साथियों, इसकी जो इंपोर्टेंट शब्दावली, आनुवांशिक शब्दावली, जीन किसे कहते हैं, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं साथियों। आराम से समझना थोड़ा सा, उसे क्या कहेंगे अपन, जीन कहेंगे। यहां से वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल ने इन्हें कारक कहा है। किसी भी एक लक्षण की नियंत्रित करना, जैसे मेरी हाइट को नियंत्रित कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि करती है हाइट का कंट्रोल। तो ये जो पीयूष ग्रंथि का जो जीन है ना, जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, वो एक लक्षण के बारे में बात करेंगे अपन, तो वो जीन कहलाएगा। जीन कहलाएगा। जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप अलग चीज है साथियों। युग्म विकल्पी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, जैसे कि मेरे हाइट को नियंत्रित कर रहा है एक जीन, तो वो कारक कहलाएगा, उसको जीन कह देंगे। अब इसके दोनों विपर्यासी लक्षण हो गए कि या तो हाइट बढ़ेगी या हाइट घटेगी, उसको कहेंगे युग्म विकल्पी। सम युग्मनजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो वो क्या कहलाएगा, आपके सम युग्मनजी। जैसे पौधे की लंबाई कैपिटल टी या तो शुद्ध रूप से लंबा, शुद्ध लंबा कहते हैं इसको, या फिर वो शुद्ध रूप से बोना हो, क्या हो, या तो शुद्ध लंबा हो या शुद्ध बोना हो, दोनों में से एक रहेगा। विषम युग्मनजी की बात है कि अलग अलग रह जाए, अगर एक कैपिटल है तो एक स्मॉल हो जाए तो उसको विषम युग्मनजी कहते हैं। लक्षण प्ररूप, जब किसी सजीवों के बाहरी लक्षणों का आधार पर जो अनुपात दिया जाता है उसको लक्षण प्ररूप अनुपात कहते हैं। अगर बाहर के लक्षण का मतलब बाहरी लक्षण कैसे हैं उसके, और अगर अंदर की बात करें तो उसको कहेंगे जीन प्ररूप। बाहर की बात करें तो लक्षण प्ररूप, अंदर की बात करें तो जीन प्ररूप कहलाता है। जीन प्ररूप यानी सजीव की जीन संरचना, आंतरिक यानी कि अंदर की बात करेंगे तो जीन संरचना कहलाएगी साथियों। अगले पेज पे चलते हैं अपन। प्रभावी लक्षण जो अपना प्रभाव दिखा देते हैं, प्रभावी लक्षण जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं वो अप्रभावी लक्षण। एक संकरण जिसमें केवल और केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें 2 लक्षण जांचेंगे वो द्विसंकर, जिसमें 3 जांचेंगे त्रिसंकर, बहुत से लक्षणों की जांच करेंगे बहुसंकर। परीक्षण संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण रूप प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। साथियों संकर पूर्वज या पश्चिम संकरण इतना नहीं है, व्युत्पन्न वाला नहीं है, जनक पीढ़ी नहीं। F1 पीढ़ी आप समझिएगा, जो पहले वाली पीढ़ी, F2 पीढ़ी जो सेकंड पीढ़ी चलती है बाद में। एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से उत्पन्न अनुपात, एक संकर द्विसंकरण। मेंडल की वंशागति के 3 नियम है। पहला प्रभाविता का नियम, एक जोड़ी का प्रभाव दूसरी पीढ़ी पर पड़ेगा ही पड़ेगा साथियों। क्या होगा, प्रथम पीढ़ी का फर्क दूसरी पीढ़ी पर पड़ता ही पड़ता है, इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाव। साथियों देखिएगा यहां से, यदि शुद्ध लंबे पौधे टी को शुद्ध बोने पौधे कैपिटल टी
स्मॉल टी से अगर संकरण करवाएं तो F1PD में सभी पौधे क्या होंगे, शुद्ध लंबे होंगे। यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, तो इधर से तो आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी, तो भी इसको क्या कहेंगे, लंबा पादप ही कहेंगे, कैपिटल टी आते हैं। पृथक्करण का नियम हो गया अलग होना। इसमें पहली पीढ़ी में तो देखो यहां से सेम चीज है कि जो प्रभाविता का नियम है यहां तक तो सेम है। अब इस प्रभाविता के नियम से भी इन्होंने क्या करा साथियों, इस प्रकार से दो अलग अलग लिए लंबे पौधे। यहां से कैपिटल टी आ गया दोनों के दोनों, यहां से एक कैपिटल और एक स्मॉल आ गया, एक स्मॉल एक कैपिटल, और दोनों के दोनों क्या हो गए आपके स्मॉल हो गए। तो इससे जब मैंने बाहर से अभी इनका अनुपात निकाले, लंबे कितने पादप, बाहर से देखने में पता चल रहा है कि 3 लंबे हैं, तो लक्षण प्ररूप अनुपात हो गया सीधा सा 3:1। लेकिन जब जीन प्ररूप अनुपात की बात करें कि शुद्ध रूप से कौन है, तो शुद्ध रूप से लंबा एक ही है, 2 अशुद्ध रूप से लंबे हैं और एक शुद्ध रूप से बोना है। तो लक्षण जीन प्ररूप अनुपात तो ये हो गया इसका 1:1, और लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हो गया, 3:1 हो गया मेरे भाई। अब बात करें इसके भाई यहाँ पे नहीं, तीसरा नियम देखो, तीसरे नियम के अंदर खास तौर पे साथियों सीधी सीधी सारणी याद रखनी है कि जब मेंडल ने पीले व गोल्ड पीस, इसको साथियों सबसे मेन है कि ये जो है नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित नियम, एक संकर संकरण पर आधारित 2 नियम है। पहला तो है प्रभाविता का और दूसरा है साथियों पृथक्करण का नियम। ये दोनों एक संकर संकरण पर आधारित और द्विसंकर संकरण पर कौन सा आधारित है, द्विसंकर संकरण पर साथियों आधारित कौन सा नियम है आपके, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित है साथियों, बात करें तो अपन द्विसंकर संकरण भी। ये बहुत बार पूछा गया कि मेंडल का ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर या द्विसंकर संकरण पर, तो किस पर होगा, द्विसंकर संकरण पर। इसमें 2 गुणों की एक साथ जांच होगी साथियों, दोनों पीढ़ियों की। देखिएगा आप देख रहे हैं पीला और गोला और हरा और झुर्रीदार साथियों, अंदर जाने की नहीं है साथियों। यहां सवाल बनेगा ना, एक तो ऊपर की जानकारी और दूसरा सवाल बनेगा इसकी शब्दावली, जब साफ साफ लिख रखा आनुवंशिक शब्दावली, तो शब्दों का खेल रहेगा साथियों यहाँ पे। मेंडल के नियमों का महत्व क्या, इसके लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात याद रखना। लक्षण हो गया 9:3:3:1 और जीन प्ररूप हो गया 122, 412, 121, 122, 412 और 121, सीधा सीधा साथियों। अगली बात करें मानव रोग साथियों, लास्ट टॉपिक है अपना मानव रोग। यानी कि मेरी जो मैं सुबह 6 बजे हमेशा उठता हूं, लेकिन आज अगर किसी कारण से मैं 6 बजे नहीं उठ पा रहा हूं, तो दैनिक दिनचर्या में उत्पन्न बाधा को ही अपन क्या कहते हैं साथियों, रोग कहते हैं। रोग 2 प्रकार से होते हैं, एक तो जन्मजात होगा जिसको आनुवंशिक रोग कहते हैं, और एक अर्जित रोग होगा, ये 2 प्रकार का, आगे से आगे फैलता है और आगे से आगे नहीं फैलता, उसको असंक्रामक। सबसे मानव रोग लक्षण और उपचार की बात करें, वायरस जनित रोग साथियों कुछ एक ऐसे हैं जिनको अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बाकी को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। एड्स का पहली बात तो पूरा नाम AIDS, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किससे होता है, HIV वायरस से। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, देखिएगा लिख रखा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वी है तो वायरस, एस है तो सिंड्रोम, ये दोनों याद रखना। लक्ष्य इसके अंदर क्या होता है, WBC कमजोर हो जाती है। टेस्ट कौन सा होता है, एलिसा वेस्टर्न या न्यूक्लिक होता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और निशान कैसा होगा, रेड रिबन होता है साथियों। निशान कैसा हो जाएगा इसका, रेड रिबन का हो जाएगा। निशान की बात करें, निशान कैसा होगा, इस प्रकार से रेड रिबन होगा। आगे देखो साथियों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा आपका, ये पूरा का पूरा पेज क्या रहेगा। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने नोट से PDF उठाई है अपने पूरे खुद के लिखे हुए नोट से। अगर आपको भी चाहिए साथियों तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8890 620764। और केवल साइंस के चाहिए आपको तो साथियों साइंस का चार्ज रहेगा 21 RS, पूरा का पूरा नोट्स का 21 RS इसका चार्ज रहने वाला है। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, छोटे DM का खास चैप्टर, छोटे से छोटी माता, D का मतलब हो गया डेंगू, M का मतलब हो गया मेनिंजाइटिस, का मतलब हो गया का कुछ भी नहीं, खास का मतलब हो गया खसरा, C का मतलब चेचक, H का मतलब हेपेटाइटिस, A का मतलब एड्स, P का मतलब पोलियो और E का मतलब इन्फ्लुएंजा और R का है रेबीज। P का यहाँ पे नहीं है साथियों। जीवाणु जनित रोग है, DNT का प्लेट T है। D का मतलब डिप्थीरिया, निमोनिया, तपेदिक, काली खांसी, प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा
और ये 3-4 रोग अलग से है साथियों। कवक जनित रोग की बात करें, गांजा, दामाद, खाए फ्रूट, गंजापन, दाद, दमा, खाए यानी खाज, खुजली, एथलेट फुट वगैरह ये किसकी वजह से होते हैं? कवक की वजह से। प्रोटोजोआ, सोपा पे काम, सोपा का मतलब सोने की बीमारी, पायरिया, पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया, मलेरिया याद रखना खास तौर पे साथियों। इसमें से सवाल कैसे बनेगा? आपके एक लिख दिया जाएगा जैसे पोलियो, पोलियो लिख दिया, पोलियो किस की वजह से होता है? वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, आपके टीबी इसके जीवाणु की वजह से, या कवक की वजह से। तब आपको बताना पोलियो किससे होता है? वायरस यानी विषाणु से होता है। इसको विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। अगला देखो साथियों, टीबी देखो एक ही पेज पे देखो, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। टीबी किससे हो रही है साथियों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो रही है। यहां देखो एक बार, टीबी रोग कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें एमडीटी मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट लिया जाता है। डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वमेंट ट्रीटमेंट, शॉर्ट फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट COUR80। ये डॉट्स की फुल फॉर्म साथियों बहुत बार मैं कहता हूं हद से ज्यादा बार पूछी हुई है डॉट्स की फुल फॉर्म। जीवाणु से होता है ये रोग, भूख नहीं लगती इसके अंदर। हैजा जो होता है वो किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से होता है। ORS का घोल पिलाया जाता है, जीवाणु से होता है, दस्त में जल की कमी हो जाती है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी, टाइफी से टाइफाइड होता है, नाम से याद है। चिकित्सक की निगरानी में दवाइयां, होता किससे? जीवाणु से होता है। दस्त में पेचिस किसकी वजह से? इकोलाई, किसकी वजह से? ORS का घोल पिलाया जाता है और जीवाणु की वजह से होता है। देखोगा शुरू के जो चारों है वो जीवाणु से लिए गए। ये सब के सब साथियों 10th की जो आपके NCERT की जो बुक है उसमें से उठाए हुए प्रश्न है, पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है। पोलियो, पोलियो वायरस से होता है, इसमें वायरस से हाथ पैर में होता है सब कुछ। रेबीज, रेबीज को जलातंक रोग कहते हैं। हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है, हाइड्रो का मतलब जल से डर लगता है, जलातंक रोग कहते हैं। ये रेबीज वायरस संक्रमित कुत्ते या बंदर की लार से होता है, एंटी रेबीज की दवा लगती है इसके अंदर। अगला है छोटी माता, चिकन पॉक्स भी कहते हैं। वेरिसोला जोस्टर से होता है, कुछ खास तरह की मरहम लगाई जाती है। वायरस से होता है, शरीर पर दाने दाने हो जाते हैं, आपने देखा होगा खास तौर पे जब मतलब मान के चलो 14, 15, 16, 17 की एज में ज्यादा होते हैं। सर्दी जो खसरा मिसलस वायु की वजह से होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ, बाकी कोई खास उपचार नहीं है। सर्दी जुकाम किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दो, नाक गला क्या होता है? ज्यादा संक्रमण। मलेरिया प्लाज्मोडियम के होता है, चिकित्सक के संक्रमण में होता है। प्रोटोजोआ होता है, बुखार होता है साथियों प्रोटोजोआ से। देखिएगा 4 वायरस से लिए, 4 इससे लिए हैं जीवाणु से, और एक अपन ने किससे लिया है? प्रोटोजोआ से लिया साथियों। एक सेकंड वापस देखते हैं साथियों। अच्छा जूम करा हुआ साथियों। अब देखो ये अपन ने पूरा एक ही पेज में सब कुछ कर दिया, पूरा रोग, टीबी रोग पूरा आ गया साथियों यहाँ पे। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, हैजा पूरा आ गया, पोलियो पूरा आ गया, टाइफाइड आ गया, सर्दी जुकाम आ गया, दस्त पेचिस आ गया, एक्वायर्ड इम्यूनो एड्स आ गया, एनीमिया रोग आ गया, डिप्थीरिया आ गया, डेंगू आ गया, हीमोफीलिया, मलेरिया, खसरा, छोटी माता, रेबीज, हर एक रोग लिखा। कितने रोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रोग एक ही पेज में कंप्लीट कर दिए साथियों। अब आप सोच रहे हो सर देखो 15 के 15 रोग मैंने एक ही पेज में करे, और ये सब कुछ अपने नोट्स में लिखा हुआ साथियों। जिनके पास नोट्स है वो खुद मिला सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स लिख रखे। और अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए साथियों, शॉर्ट नोट्स, तो इस नंबर पर मैसेज करना 8890 620764 और लिखना है 4th ग्रेड नोट्स। पूरे नोट्स चाहिए जिसके अंदर आपको हिंदी भी रहेगी, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, मात्र 33 पेज में कंप्यूटर साथियों। हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश और आपके मैथ, पूरे 60 प्रश्नों का मैटर है साथियों। कितने प्रश्नों का? 60 प्रश्नों का मैटर है। इन 60 प्रश्नों के मैटर को अगर आपको लेना है साथियों तो इस नंबर पे मैसेज करें। पूरा का चार्ज रहेगा 49 RS, लेकिन सिर्फ अगर साइंस के चाहिए अभी आपको तो साइंस के रहेगा मात्र 21 रुपए, साइंस का चार्ज रहेगा साथियों। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी साथियों। क्लास किस प्रकार की लगी आपको कमेंट जरूर करें, और ये जो आपका कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो साथियों आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।